उर्दू अड्डा के सभी फॉलोअर्स की खिदमत में फैयाज फारूकी का आदाब। दोस्तों, जिस तरह का आपने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया उर्दू अड्डा को, मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि शायद इस बात की कमी थी कि उर्दू सिखाने के लिए कोई ऐसा ऑनलाइन इंटरैक्टिव पोर्टल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने हमसे ये कहा कि उर्दू सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिसकी वजह से वो सीख सके। चूंकि वक्त की कमी की वजह से वो किसी और जगह फिजिकली क्लास के लिए नहीं जा सकते, इसलिए आज उर्दू अड्डा के माध्यम से जो उनको ये सहूलत मिली है, उससे वो उर्दू सीखने में ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब हो सकेंगे। तो दोस्तों, पहले हमने ये डिसाइड किया था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं उर्दू सिखाने का जो प्रोग्राम है उसको 10 लेक्चर्स तक महदूद रखूंगा और हर लेक्चर की जो लेंथ होगी वो हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन चूंकि लोगों के पास वक्त कम होता है, तो मैंने ये सोचा कि इस हाफ एन आवर के लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए। और इसलिए पिछली बार का जो पहला लेक्चर था उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था। और उनकी अगर आप ये देखेंगे, जो पढ़ाने वाले लेक्चर का जो हिस्सा है वो उसकी लेंथ 25 मिनट से ज़्यादा नहीं है। आज के भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तब्दील करें। आप थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें, इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें। मैंने इसी रिवीजन के तहत पिछले दिनों पहले लेक्चर के दोनों पार्ट अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाए थे और मैंने इसको दोबारा पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस अरसे में वो जो शुरुआती बातें थी जिसमें अल्फ़ाबेट को हम सीखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और मैंने आपको उनकी तशबीहात बताई थी कि जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी जो साख्त है वो कैसी है और किस तरह से छोटे से हेर फेर से कुछ नुक्तों के बदलाव के साथ उसके साउंड में फर्क आता है। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो फारसी में हो, चाहे इंग्लिश में और हिंदी में, संस्कृत में, चाइनीज में, कहीं पर भी हो, ये सारे के सारे एक साउंड का रिप्रेजेंटेशन है, एक साउंड की तस्वीरी साख्त है, तस्वीरी शक्ल है, जिसको हम लोगों के सामने पेश करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने जब ये सोचा कि एक ही आवाज के लिए उनको किस तरह की डिजाइन चाहिए, किस तरह की तस्वीर बनानी है, तो उन्होंने एक बनाया। फिर जो हिंदी के लोगों ने जब आ की आवाज थी उसके लिए आ लिखा, तो अरबिक वालों ने उसके लिए अलिफ की एक खड़ी पाई जैसी शक्ल बनाई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी ये शक्लें हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ साउंड का। हर रीजन में, हर जगह पे जिन लोगों को जैसी जैसी सहूलत लगती थी वैसे वैसे उन्होंने उसकी शक्लें बनाई हैं। और इन शक्लों की जो इज्तिमा है, उनको मिला के बनने वाले जो शब्द हैं वो तहरीर कहलाते हैं, वो राइटिंग है। और जिसके जरिए हम अपने शब्दों को जो बोलते हैं उनको हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इंसानियत ने साउंड्स को आइडेंटिफाई किया। उस रीजन के, खास तौर से उस रीजन के रहने वाले लोगों ने साउंड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उन साउंड्स को एक शक्ल दी और उन शक्लों को मिला करके शब्द बनाए। किसी ने सेब को एप्पल कहा, तो एप्पल के साथ ए और पा की आवाज मिला करके, ला की आवाज मिला करके उन्होंने एक शब्द बनाया जिसे एप्पल कहते हैं। तो पहले जुबानी तौर पे ये शब्द वजूद में आए और फिर उसको शक्ल दी गई। इसी तरीके से हम जब यहां रहते हैं तो हम उसको सेब कहते हैं। तो जिन लोगों ने जिस अंदाज में किसी दिखने वाली चीज को कोई शब्द दिया, उसके लिए हमने तहरीर बनाई। फोनेटिक्स को, उसके जितने भी साउंड थे उनको शक्ल दिया और शक्ल को मिला करके उसके लिए हमने शब्द बनाए। तो इसलिए जो शब्द हैं, जो बातचीत है हमारी, हर एक लफ्ज
और उसके साथ मिलने वाले तमाम अल्फाज जो हैं, ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा आविष्कार है, सबसे बड़ा इन्वेंशन है। इंसान अपनी बात को अगर तहरीरी शक्ल में ना ला सकता तो शायद इतनी बड़ी इजादात ना होती, इतने बड़े इन्वेंशंस ना होते। तो सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये, मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस है। इसके जरिए हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहे और हमने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। उनकी बातें जब हम तक पहुंची तो उसको हमने समझा और इस तरीके से जबान वजूद में आई। तो बहरहाल अब मैं अपनी बातों को शॉर्ट करते हुए आपको दोबारा इसके ऊपर लेकर चलता हूं। आपको याद होगा पिछली बार हमने जब ये पिछला सबक शुरू किया था तो हम उन हिस्सों तक पहुंचे थे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि पहला हमने आ की आवाज करने के लिए अलिफ, ये दूसरा अलिफ मद जबर आ, यानी आ, छोटा आ, बड़ा आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, ये आ और ये बड़ा आ, ये तहरीर किया हमने। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि ये कश्ती की शक्ल के 5 हरूफ हैं, जिनमें ये अगर नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो इसको बे या बा कहते हैं। ये 3 नुक्ते लगे हुए हैं, इसको पे या पा कहते हैं। इंग्लिश में इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, हिंदी में इसको पा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ते है उर्दू का, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में, और ता से रिप्रेजेंट करेंगे हिंदी में। इसी तरीके से ये टा है, टे है, इसको हम हिंदी के इस टा से करेंगे, और टे के लिए भी यहां पर टी ही आता है। इंग्लिश में ता और टा का दोनों डिफरेंशिएशन नहीं है, टी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और ये से या सा है। तो बेसिकली अब आप देख लें, इसके लिए एस भी है, इसके लिए सी भी है। दोनों अल्फाबेट यूज होते हैं सा के साउंड के लिए, जगह जगह के हिसाब से बदल जाते हैं। अब आप देखिए, हिंदी वालों ने सा को इस तरह लिखा, इसकी एक शक्ल बनाई। उर्दू वालों ने इसकी शक्ल, इस साउंड को इस तरह बनाया, और इंग्लिश वालों ने इस तरह बना लिया। ये अलग अलग रीजन्स में जो मनीषी हमारे थे, जो मुफक्किर थे, जिन्होंने तहरीर का डेवलपमेंट किया, उन लोगों ने उसको शक्लें दी हैं। और अल्फाबेट जो है वो उसकी बहुत बड़ी बुनियाद है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अब इसके बाद हमने इसको ये पढ़ा था, ये है एक एंकर की शक्ल में बनने वाले, ये जीम है, जी या जे से दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और ये है जा, आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं यूं इस तरीके से। ये चे है, हिंदी का चा है। मैं जल्दी जल्दी इसको आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं। और इसको इंग्लिश में सी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। चा की साउंड करने के लिए कोई भी सिंगल अल्फाबेट इंग्लिश में नहीं है। ये बड़ी हे है, इसको हिंदी में इस तरीके से, और एच से इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं। ये खे है, ये इसके लिए ना तो इंग्लिश में और ना हिंदी में कोई भी अल्फाबेट नहीं है। खा की आवाज जिससे निकलती है उसके नीचे एक बिंदी लगा करके हम खा की आवाज करते हैं, और के एच के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम खा या खा दोनों की आवाज निकालते हैं। के अकेला ऐसा अल्फाबेट है इंग्लिश का जो का की आवाज निकालता है, पर उसके साथ एच को मिला देते हैं तो खा या खा दोनों की आवाज निकालता है। इसमें इंग्लिश में इस अल्फाबेट के साथ इन दोनों को मिला करके 2 साउंड जो है वो क्रिएट किए गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हम आपके पास चलते हैं, ये नया ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है, इसे कहते हैं दाल। दाल हिंदी का दा है, और इसको डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी जो है उस दा का भी आवाज जो है वो इसके अंदर अलग से नहीं है,
इसमें टी एच की आवाज अगर हम मिलाते हैं तो दा की आवाज आती है। दा के लिए भी इंग्लिश में अल्फाबेट कोई मखसूस नहीं है, डा है ये डा है, इसे डाल कहते हैं, और ये भी डी से ही रिप्रेजेंट होता है इंग्लिश में। ये जाल है। अब आप देखें ना, ये तीन ग्रुप हैं, एक अल्फाबेट ग्रुप है, ये तीन का आप देखिए एक जैसी साख्त है इनकी। दाल, उसके ऊपर एक तो का निशान बना हुआ है जैसे टे के ऊपर बना था, आप याद करिएगा। इससे बड़े काम लिए हैं लोगों ने। ये देखिए यहां पर उन्होंने इस निशान को करके इसको मुनफरिद किया है, वैसे ही यहां पर भी है। इस रे को यहां पर भी देखिए, ये दाल है तो डाल जाल, इसके ऊपर एक तोय का निशान बना करके इसको अलग किया हुआ है। फिर चार अल्फाबेट ये हैं ऐसे, जिसको अलग किया गया है, रे रे जे ये। इसमें इस अल्फाबेट को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। रे रे जे, इसके ऊपर सिर्फ ये, इसके ऊपर तो बना करके रे कर दिया और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाया तो ये जे बना है। इसको जेड भी कह सकते हैं। अल्फाबेट हिंदी में जेड का नहीं है कोई भी, इसके लिए नीचे बिंदी लगा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं जा के तौर पे। दाल डाल जाल रे रे जे ये, इस अल्फाबेट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पुराने जमाने की जो उर्दू हुआ करती थी उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता था। अब आप इस पे आ जाएं, यहां देखिए एक जैसी शक्ल वाली दो अल्फाबेट, एक जैसी शक्ल वाले दो अल्फाबेट इनका ग्रुप है। और आमतौर से इस तरह के ग्रुप ही है। एक तो बड़ा ग्रुप है, देखिए जैसे बे पे ते टे से, ये 5 कश्तियां हैं देखिए यहां बनी हुई। और ये एक पर है जीम चे हे खे, 4 हर्फ हैं। फिर उसके बाद देखिए दाल डाल जाल, 3 हर्फ है। रे रे जे, 3 हर्फ है। 4 आप मान लीजिए इनको ये के साथ, 4 हर्फ हैं। अब इसके बाद जो जितने भी हर्फ हुरूफ आएंगे उनका ग्रुप 2-2 का है। सीन एस से रिप्रेजेंट होता है, सा से रिप्रेजेंट होगा, सीन कहते हैं इसको, सीन। और यह है शीन, शाह की आवाज निकलती है, शीन शाह। इसको इंग्लिश में इसके लिए कोई अल्फाबेट नहीं है शाह का, तो हम इसको एस एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं मिला करके, और ये शाह की आवाज देता है। सीन शीन, सीन शीन, इसको आपने दोहराना भी है, लाउडली दोहराना है, लाउडली दोहराना, सीन शीन। और इसको लिखना है और कुछ वक्त बीत जाने के बाद इसको रिप्रोड्यूस करना है, बिकॉज जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी लर्निंग मुकम्मल नहीं होती, वो एक साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इसे कहते हैं स्वाद। ये भी सा का साउंड करता है, उर्दू ने इसको लोकलाइज किया हुआ है। अरबिक में इसकी आवाज पुर करके स्वाद करके ऐसे बोली जाती है, पर हम हिंदी में इसको सा का मतरादिफ ही समझते हैं, ठीक है। और यह है द्वाद, दा की आवाज निकलती है, द्वाद। उर्दू वाले इसको जुआद कहते हैं, अरबिक वाले इसको द्वाद कहते हैं। तो आप इसको जुआद के तौर पे पढ़िए, जुआद है। और इसी का प्रोनाउंसिएशन हम उर्दू में इसी तरह से करते हैं, जैसे मर्ज लिखा जाता है, जब अगर मर्ज लिखा जाए उर्दू में तो ये जुआद से लिखा जाता है, जिससे लफ्ज जमानत बना हुआ है, जुआद मीम अलिफ नून ते, जमानत। अरबी वाले कहेंगे उसको द्वाद की आवाज कहेंगे। फिर देखिए एक ग्रुप है, मैंने आपसे कहा था ये तो बड़ा मल्टी टास्किंग हर्फ है, इसको उठा उठा के छोटा करके हर एक जगह पे फिट कर देते थे जहां पे कहीं पे कोई नया वर्ड बनाना था। जैसे दाल के ऊपर डाल दिया तो उसको डाल कर दिया, जो कश्ती बनी थी उसके ऊपर डाल दिया तो उसको टे कर दिया।
ऐसे ये इसका बेसिक प्रोनाउंसिएशन जो है वो तो का है, तो ता की ही आवाज देता है, लेकिन इसको तो कहते हैं। इसके साथ मिलने वाले शब्द जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको जो कहते हैं, साउंड इसका जेड का ही है, जो कहते हैं। यहां पे मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं, शायद उनको लगता है कि एक जैसी साउंड करने वाले बहुत सारे हर्फ जो हैं वो मिल जाएंगे तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो स्पेलिंग है वो आमतौर पे वो नहीं होती जो हम बोल रहे होते हैं। जैसे अगर हमको शेफ लिखना हो तो इंग्लिश में शेफ को यू लिखा जाना चाहिए, SHEF, शेफ, पर नहीं, शेफ लिखा जाता है CHEF के साथ। क्यों भाई CH के साथ क्यों लिखा जाता है, जबकि SH की साउंड हमने शाह के लिए करी हुई है। तो CH इसलिए लिखा जाता है कि यह फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में CH की आवाज जो है वो शाह की आवाज देती है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो इंग्लिश ने भी इसी तरीके से डिफरेंट, साइकोलॉजी लिखना हो तो P से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कि जहां जहां जिस जिस तरीके से इंग्लिश ने भी वो शब्द उठाए और आपको समझ आ गया। आज हम शेफ लिखते हैं तो हमसे कोई नहीं पूछता कि भाई CH से क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि हमने जब उसकी प्रैक्टिस कर ली और अ पीरियड ऑफ टाइम देख लिया कि इनकी स्पेलिंग ये है, तो फिर हम कंफर्टेबल हैं। और यही बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ता के लिए किस जगह तो का इस्तेमाल करना है और किस जगह ते का इस्तेमाल करना है, ये आपको अपने आप आता जाएगा। तो ये इंग्लिश जिस तरीके से हमने समझ ली है उसी तरीके से हम उर्दू भी समझ लेंगे अगर हमने उसके जब शब्दों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया। तो ये सीन है, शीन है, इन अल्फाबेट्स को आपको जल्दी जल्दी याद करना है, दोहराना है, याद करना है, दोहराना है। इन शक्लों को याद कर लेना है कि उर्दू वालों ने इस साउंड को क्या शक्ल दी है, दैट्स ऑल। तो मैं आपको बता दूं, ये तो है, ये जो है, ये अब आप देखिए दो और तस्वीरें रेंच की शक्ल की बनी हुई हैं, एज इफ किसी चीज को खोलना हो। ये ऐन है, ऐन, ऐन, और ये है गैन, गैन, गा, गलाफ। जो लफ्ज इसके साथ जुड़े हुए हैं वो दूसरी जुबानों से आए हैं और इसलिए ये इसी तरीके से लिखे जाएंगे। अल्फाबेट का जो प्रोनाउंसिएशन उन जबानों में था वो उसके साथ हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि उर्दू ने उसको इंडियनाइज कर लिया है और यहाँ के लोकल जो उच्चारण है उसके मुताबिक इसका उच्चारण करते हैं। तो ऐन जो है वो अरबी में आ के पीछे से आइन के तौर पे होता है, लेकिन हम इसको यहां अलिफ के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, अलिफ के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, आ की ही आवाज लेते हैं इससे। ये गा की आवाज है, गैन है, ये गा की आवाज देता है। और इसके बाद ऐन, गैन, आप देखिए ये था तो, तो, जो, ऐन, गैन, तो, जो, ऐन, गैन। इसके बाद की जो ये है इसे कहते हैं फे, फा की आवाज। यही मैं जो जिसको कह रहा था, आज मुझे लग रहा था कि मैंने पिछला 10 दिन इसी बात पे देखा, मैं जिनको भी बोलते हुए देख रहा था किसी ने फिर को फिर नहीं कहा, जिसको देखो उसको फिर कह रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि हम अपने जो लिंग्विस्टिक्स रहे हैं, जो माहिरीन रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं या हमने अपनी इज्जत करना छोड़ दिया है। जिन्होंने हमारे लिए इतने खूबसूरत लफ्जों की हरूफ की तश्कील करी है, उनकी तौहीन है अगर हम
उन शब्दों का उच्चारण उस तरह ना करें। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं उसकी कटिंग कर करके आपके सामने पेश करूं कि देखिए किस तरीके से बड़े बड़े लोग फिर को फिर कह रहे हैं, और ये उसी तरीके से राइज हो गया है जैसे सफलता को हमने सफलता से तब्दील कर दिया। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमिताभ बच्चन साहब से जब मेरी बात हुई थी तो किस तरीके से उन्होंने बताया था कि भाई ये लफ्ज सफलता नहीं है, सफलता है, और मैं उनसे कन्विंस हुआ। लेकिन बात फिर वही है कि हमने उसको इतना राइज कर दिया, इतना ज्यादा इस्तेमाल में लिया है कि आज आपको कोई भी सफलता बोलता हुआ नहीं मिलेगा, सारे सफल बोल रहे हैं, जिस तरीके से हमने फिर को फिर कर दिया हुआ है। बहरहाल, तो ये फा है, फे है, इसकी भी शक्ल आप देखें इससे मिलती जुलती है, इस कश्ती से मिलती जुलती है। क्या फर्क किया है उन्होंने? इसके अंदर थोड़ा सा ये हिस्सा शामिल कर दिया है और इसको फे कर दिया है। अब ये मुतफर्रिक लफ्ज अब इसके बाद देखिए आ रहे हैं जो, और यह है काफ। काफ ये उर्दू में जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है उसके बारे में हम अक्सर ये एक मुहावरे के तौर पे कहा जाता है कि अरे भाई उसका शीन काफ बड़ा दुरुस्त है। शीन काफ दुरुस्त है यानी अच्छी जुबान बोलने वाला शख्स है वो, उसका शीन भी साफ है, शाह की आवाज भी निकलती है और काफ की आवाज भी निकलती है। तो काफ के ऊपर आपको स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है। अगर आपने इसको मिस कर दिया और आपने काफ के लिए सही तरीके से, हलक के पिछले हिस्से से इसकी आवाज निकलती है, हलक अगर मैंने कहा तो देखिए का की आवाज पीछे से निकल रही है, काफ हलक के पिछले हिस्से से स्पेशल प्रैक्टिस के साथ आपको इसको करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है, इसकी प्रैक्टिस किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक आपका शीन काफ दुरुस्त नहीं होगा तब तक आपकी उर्दू में निखार नहीं होगा, खूबसूरती नहीं होगी, आपकी शख्सियत जिस तरीके से पेश होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होगी। इसलिए इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे। काफ, काफ की प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसको एज इट इज नहीं लिख सकते कि हम इसको काफ कह दें, नहीं। इससे देखिए मिलने वाले जो लफ्ज हैं वो क्या है? वक्त। वक्त, लोग आराम से काफ के साथ बोल रहे होते हैं वक्त, नहीं, ये वक्त नहीं है, ये वक्त है। वाव काफ ते के साथ मिलकर के बना हुआ वक्त है। और वक्त को खराब नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर आपने वक्त खराब कर लिया तो फिर आपके पास क्या रह गया? इसलिए वक्त का उच्चारण सही करना पड़ेगा। कलम इसी के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज है, काफ से लिखा जाता है, हम कलम बोलते रहते, कलम ले आओ, कलम नहीं, कलम है। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वक्त, कलम, आपको एक बार इसके उच्चारण पर गौर करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इसके ऊपर ठहर रहा हूं कि अगर मैं इस पर करसरी तौर पे आगे बढ़ जाऊंगा तो ये आपके जो लाशऊर है, जो सबकॉन्शियस है, उससे ये बात निकल जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो फिर आप वो लफ्ज नहीं बोल सकते जो इससे मिल के बनने वाले हैं। तो फिर बाद के दिनों में जब आपके उच्चारण में ये कमी आ जाएगी तो इसमें वो खूबसूरती जिसकी हम उम्मीद करते हैं आपकी शख्सियत को निखारने के लिए, वो बात रह जाएगी। इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अल्फाबेट जो उसका मुतरादिफ है, काफ की जगह पे जो बोल रहे होते हैं वो काफ है, काफ है। इससे किताब लिखी जाती है, किताब, काफ ते अलिफ बे। मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसको काट काट के लिखते हैं, तो काफ ते अलिफ मिलाया हमने और ये
किताब, बहुत सारे लफ्ज ऐसे। तो ये का है, हिंदी का है ये, और इंग्लिश का के है। इंग्लिश में सी को भी कभी के तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये का है, और ये गाफ है, गा है, गा, गा, हिंदी का गा। इंग्लिश में जी से इसको प्रोनाउंस करते हैं, जी भी कहते हैं, और गा की आवाज भी इसी से निकलती है। दोनों आवाजें इसी के साथ मिली हुई हैं। जेराल्ड लिखना होगा तो जी से लिखेंगे, और ग्लैडिएटर लिखना होगा तो भी इसी से लिखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि भाई जी है ये, तो गा की आवाज कैसे निकाल रहा है? अब जिन लोगों ने इसको शक्ल दी थी, जुबान दी थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अपने इस हैंडीकैप को जहन से निकाल दीजिए कि उर्दू में जो इस तरह के अल्फाबेट हैं जिससे साउंड की ममासलत हो जाती है, उससे आप ये ना समझ लीजिए कि आपको इसमें मुश्किल आएगी। आप जिस वक्त इंग्लिश पढ़ते हैं और आपको ये आ गया है, उसी तरीके से आपको उर्दू में भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।